नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज बात करेंगे यूपी की पीएसी 78वां स्थापना दिवस और सीएम योगी के संबोधन को लेकर। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे शहरों में ठंड को लेकर, साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च अभियान की अहमियत को बताएंगे। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि मुरादाबाद नगर निगम का सबसे अलग संग्रहालय। देंगे जानकारी प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले राजधानी लखनऊ से। उद्घाटन से पहले प्रेरणा स्थल पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का होगा लोकार्पण। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन और सभी तैयारियों का लिया जायजा। आपको बता दें कि उद्घाटन से पहले प्रेरणा स्थल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान प्रेरणा स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का होगा लोकार्पण। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सभी तैयारियों का जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम योगी ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। वहीं दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और अमित शाह की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं पंकज चौधरी और दिल्ली में हुई दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शाह से मिले पंकज चौधरी। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और शाह की मुलाकात हुई है और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मिले हैं पंकज चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और दिल्ली में हुई दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट। इस दौरान पंकज चौधरी उन्हें शॉल भेंट करते हुए नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है और दिल्ली में हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं पंकज चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शाह से मिले हैं पंकज चौधरी। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी का 78वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर लखनऊ का पीएसी ग्राउंड देशभक्ति, शौर्य और अनुशासन का जीवंत उदाहरण बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पीएसी के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। आग के गोले के बीच से निकलते जवान महज 2 सेकंड में मलखंब की पीरियड बनते देखे और कठिन से कठिन योगासन परलव करते हुए प्रशिक्षण बल हर प्रदर्शन ने दर्शकों की तालियां और मैदान गूंज दिया। कैसा रहा ये कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के 98वें स्थापना दिवस पर बुधवार को लखनऊ स्थित पीएसी ग्राउंड देशभक्ति, शौर्य और अनुशासन का जीवंत उदाहरण बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पीएसी के जवानों ने ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। आग के गोलों के बीच से निकलते जवान महज 2 सेकंड में मलखंब की पिरामिड बनाते दस्ते और कठिन से कठिन योगासन पल भर में करने वाले प्रशिक्षित बल हर प्रदर्शन ने दर्शकों की तालियों से मैदान गूंजा दिया। जवानों ने जो करतब दिखाए वे केवल क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन का भी प्रमाण थे। इसके बाद जवानों ने मलखंब पर महज 2 सेकंड में पिरामिड बनाकर अपनी चुस्ती और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया। योग और शारीरिक संतुलन से जुड़े कठिन आसनों को जवानों ने इतनी सहजता से किया कि मैदान में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध रह गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की नजरें इन जाबाजों पर टिकी रही। इसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएसी केवल कानून व्यवस्था संभालने वाला बल नहीं बल्कि यह राज्य और देश की सुरक्षा की मजबूत ढाल है।
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जवान आतंकियों से भी लोहा लेते हैं। सीएम योगी ने 13 दिसंबर 2001 का जिक्र करते हुए कहा कि देश की संसद पर हुई कायराना आतंकी घटना के दौरान 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था और सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पीएसी के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। तो वही इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित किया है, जिससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत हुई है। पीएसी को बनाने के लिए अत्याधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया गया है। पीएसी में सर्वाधिक 41,893 आरक्षियों की भर्ती की गई है। खेल कोटे से 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती भी पीएसी में की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 में निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों के विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, उपकरण एवं खेल से संबंधित अन्य वस्तुओं के क्रय किए जाने पर व्यय किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप 2025 में प्रदेश पुलिस टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 47वें वाहिनी को सर्वोत्तम वाहिनी के रूप में सम्मानित किया। इसके अलावा अति उत्तम प्रदर्शन, उत्तम प्रदर्शन, सर्वोत्तम प्रदर्शन व श्रेष्ठ कार्य करने वाली वाहिनियों के सेना नायकों को सम्मानित किया। साथ ही कृष्ण कुमार मिश्रा को सर्वोत्तम खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया, जो भविष्य में दूसरे जवानों को भी प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान दिसंबर 2025 के शुरुआती दिनों से चल रहा है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों, रेहड़ी पटरियों वालों और संदिग्ध इलाकों में रहने वालों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। किस तरह से की जा रही है इस ऑपरेशन की जांच इस रिपोर्ट में देखिए। कोई बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ कमरा किराए पर रह रहा हो या कोई बाहरी व्यक्ति कमरा किराए पर लेने के लिए आ रहा हो तो बिना सत्यापन के या बिना पुलिस को उसकी सूचना दिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान दिसंबर 2025 के शुरुआती दिनों से चल रहा है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों, रेहड़ी पटरी वालों और संदिग्ध इलाकों में रहने वालों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में ये 7 दिवसीय अभियान पूरे जिले में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सिगरा, रामनगर और कोईराजपुर जैसे इलाकों में विशेष टीमों ने छापेमारी की है। ये परिवार के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और हम लोग जहाँ तक महसूस करते हैं कि बांग्लादेशी है और जिन्होंने इन्हीं के परिवार के हैं जो इसमें किराए पर रखे हैं, तो जांच होकर इनको हटाना चाहिए। इनका रहन सहन भी गलत है, खान पान गलत है, मांसाहारी है, सब यहीं स्नान यहीं बर्तन रास्ता भी बाधित कर देते हैं। सब राम जानकी मंदिर बगल में ही है, तो यहीं के महंत मैं हूँ, यहीं पर रहता हूँ जी। तो जांच करके लोग को हटाना चाहिए। कितने दिनों से ये लगभग साल भर हो गया होगा, साल भर से यहाँ रह रहे हैं, पहले कहीं और रहे होंगे। पर ये है बांग्लादेशी, रोहनिया है। ये लोग बंगाल के आड़ में छिप रहे हैं। हम लोग पश्चिमी बंगाल के, बंगाल और बांग्लादेश का रहन सहन भाषा एक जैसा है, पता चलता नहीं है। फर्जी आधार कार्ड तो बन ही जा रहा है, तो जब तक जांच वहां से नहीं होगा पता नहीं चलेगा। जांच होना चाहिए पूरा, बिल्कुल जो है। ऐसे लोग, गलत लोग नहीं रहना चाहिए यहाँ। तो हम तो कहेंगे कि इन लोग, इनके परिवार के हैं, बता दें यहाँ से, हटा दें इन लोग को जो है। कोई जानकारी नहीं थी, बस इन्होंने आया हमारे चाचा से कहा कि हमको ये देंगे किराए पर, तो बोले ले लीजिए जी। और पहले ये बात की आशंका नहीं थी कि जो है कि इतना जो है कि इसका दिक्कतें आएंगी, नहीं तो नहीं रखा गया होता। ये तो 2 महीने से ज्यादा इधर परेशानियां हुई है, तो उनसे कहा गया भाई इनको निकाल के हटाइए, जिससे कि रोज रोज पुलिस प्रशासन आए और जो भी पीड़ित करे, तो कोई मतलब नहीं है। अब जब 6-7 महीने से देखा गया, जब एक दफा जब आए जब पुलिस लोग, तो बोले कि आधार कार्ड निकालिए, तो हम लोग देखा गया तो आधार कार्ड कुछ लोगों का है, यहाँ का है कि वहाँ का है। फिर वहाँ पे चौकी पर आधार कार्ड जमा भी कराए लोग। इसके पहले जो चौकी इंचार्ज थे वो भी जमा कराएं, फिर ये वाले आए ये भी जमा कराएं। तो अब हम लोगों से बोला गया है कि भाई इनको निकाल के हटाइए, और अपने हिस्से में होता है तो अभी ही तुरंत कर दिया जाता है कि आप शाम सुबह तक खाली करिए इसको। अब तक 500 से ज्यादा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कई मामलों में दस्तावेज पश्चिम बंगाल या असम से जारी पाए गए हैं, जिनकी सत्यता के लिए पुलिस टीमों को इन राज्यों में भेजा जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाना है। कुछ मामलों में संदिग्ध परिवार पश्चिम बंगाल के मूल निवासी निकले, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जारी है। यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया गया या नागरिकता साबित नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा ये शासन से और डीजीपी मुख्यालय से सीपी सर के निर्देश से ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा ये वेरिफिकेशन की जा रही है कि जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं, कुछ समय से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेश से या एनिमी कंट्रीज से यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जैसे यही इन्हीं जो 15 घर आप देख रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी की फॉर्म में, इनमें अराउंड 40 से 45 सदस्य रहते हैं। अब इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये पिछले 40 साल से यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं, 2 साल से यहाँ पर है, इससे पहले ये दूसरी जगह पर रहते थे। तो इनके हमने एपिक कार्ड्स देखे, एपिक कार्ड्स ये अपने बंगाल के दिखा रहे हैं, यहाँ का भी इनका आधार कार्ड बना हुआ है। तो इसकी वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं, जहाँ ये मूल निवास स्थान बता रहे हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर भेजकर कि वास्तव में ये वहीं के रहने वाले हैं या फिर ये कहीं और से माइग्रेट होकर अपने आप को बंगाल का दिखा रहे हैं। तो इस चीज की पूरी हमारे यहाँ से वेरिफिकेशन की जा रही है। ये अभियान राज्य स्तर पर चल रहा है, जहां रात के समय टॉर्च की रोशनी में घर घर जांच की जा रही है। वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के शहर में सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम अहम माना जा रहा है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना डायल 112 पर दें,
अभियान जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है। सुरक्षित और अवैध घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुरादाबाद नगर निगम भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय विकसित कर रहा है। इस संग्रहालय में टैंक, रियल मिलिट्री इम्प्लीमेंट और मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ बनने वाले ये त्रिशूल संग्रहालय देश के बाकी संग्रहालयों से अलग होगा, क्योंकि इसमें लाइव वॉक फील्ड को भी बनाया जा रहा है। कैसे बन रहा है ये नया संग्रहालय, देखिए इस रिपोर्ट में। टैंक, वॉर साइट और सैनिकों के मॉडल की ये तस्वीरें हैं त्रिशूल युद्ध संग्रहालय मुरादाबाद की, जिसको नगर निगम मुरादाबाद ही विकसित कर रहा है। मुरादाबाद नगर निगम भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय विकसित कर रहा है, जिसमें टैंक, MiG-27 फाइटर जेट, पनडुब्बी और मिसाइल जैसे वास्तविक सैन्य उपकरण व मॉडल होंगे। साथ ही ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स और DRDO गैलरी के साथ यह संग्रहालय युवाओं को प्रेरित करने और भारत की सैन्य शक्ति दिखाने के लिए एक मेजर साइट बनेगा। इस जो रक्षा संग्रहालय की संकल्पना है उसे इस तरीके से क्रियान्वित किया गया था कि इसमें तीनों सेनाओं के पराक्रम को दिखाते हुए ही साथ में जो हमारे सन 47 से लेके कारगिल युद्ध और पुलवामा अटैक के बाद जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या ऑपरेशन सिंदूर के में जो हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया उन्हें दिखाया जाए। साथ ही जो सामान हमें रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से मिला है उसका सही तरीके से रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हमने 2 टैंक भी लगाए हैं, MiG-27 विमान भी लगाया है। DRDO के माध्यम से हमें इंडियन मिसाइल सिस्टम और अन्य जो हमारी रक्षा तकनीक की चीजें हैं उनके मॉडल्स मिले हैं, जिसे हम एजुकेशनल पर्पज से विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शोकेस करेंगे। और निसंदेह ये जो रक्षा संग्रहालय है ये देश के सबसे अत्याधुनिक रक्षा संग्रहालयों में से एक बनकर निकलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। मुरादाबाद के नगर आयुक्त का कहना है कि यहाँ बनने वाला ये त्रिशूल संग्रहालय देश के बाकी संग्रहालयों से अलग होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ सेना के हथियारों और वाहनों को दिखाया गया है बल्कि लाइव वॉक फील्ड को भी बनाया जा रहा है। रक्षा संग्रहालय की संकल्पना के दौरान ही इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसे एक महज म्यूजियम की शक्ल में न बनाया जाए बल्कि एक लाइव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेरेन वॉरफेयर को अलग से दिखाया है। साथ ही हमारी जो ऑटोमेटेड सेक्शन है उसमें हम पैरा SF को दिखा रहे हैं, और एक जो सबसे अत्याधुनिक हमने सेक्शन बनाया है जिसमें हमने ट्रेंच वॉर को दिखाया है, वहां पर हम लोंगेवाला की लड़ाई को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश है कि जो आम जन है वो जो हमारे सैनिक हैं जिस तरीके की कुर्बानियां वो देते हैं, जिस तरीके की कठिन परिस्थितियों में लड़ाइयां लड़ी गई उसको वो एक्सपीरियंस कर सकें। ऐसा ट्रेंच जो हमारी जानकारी में किसी भी तरीके के रक्षा संग्रहालय या वॉर म्यूजियम में अभी तक नहीं बना है, और इसीलिए जो हमारा ये दावा है कि त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जो बनाया जा रहा है ये देश में कुछ अच्छे और अत्याधुनिक रक्षा संग्रहालयों में से एक बनकर निकलेगा। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही उद्घाटन की उम्मीद है, जिसे PMO या CM कार्यालय से जोड़ा जा रहा है। यह संग्रहालय मुरादाबाद को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बनाएगा और देश की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। इस युद्ध संग्रहालय में डिजिटल डिस्प्ले, इंटरैक्टिव सेशन और वर्चुअल रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इससे लोग युद्ध के इतिहास को और भी नजदीक से समझ सकेंगे। यह संग्रहालय हमारी सेना की वीरता और शौर्य को सम्मान देने की दिशा में एक अहम पहल है। इसके जरिए युवाओं में देशभक्ति और गर्व की भावना भी जागेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जबकि रातें ठिठुरन भरी हो चुकी हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण यह स्थिति और गंभीर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है।
भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 17 से 21 दिसंबर तक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि रातें ठिठुरन भरी हो गई है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण यह स्थिति और गंभीर हो गई है। मौजूदा मौसम के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। हालांकि कोल्ड वेव की स्थिति मुख्य रूप से अन्य राज्यों में है, लेकिन यूपी में कोल्ड डे कंडीशंस और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी तो बहुत पड़ रही है, बहुत गलन है। सुबह तो निकलना दूभर है। कोहरा इतना ज्यादा था कि चलने में भी दिक्कत हो रही थी, वाहन दिख नहीं रहे थे, लाइट के सहारे धीमे धीमे चल रहे थे। अब जैसे सर में कैप लगा रखा है तो कानों में राहत है। हमारा तो यही है कि सभी लोग जो है सुरक्षित निकलें और कपड़े गर्म पहन के निकलें, जूते और सॉक्स और कैप वगैरह लगा के निकले। बहुत सर्दी है। लोग सुबह शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से जोड़ों का दर्द और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए, बेघर लोगों के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि प्रशासन ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर रात गुजारी करते देखे जा सकते हैं। किसान सुबह जल्दी खेतों में नहीं जा पा रहे, जबकि बाजारों और स्कूलों में भी देरी देखी जा रही है। हाँ, बात से देख रहे हैं कितना कोहरा पड़ गया है कि यातायात भी काफी स्लो हो गया है, लोगों का निकलना कम हो गया है, गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग जगह जगह पे आग जला के बैठे हुए हैं। काम भी लोगों का आना जाना थोड़ा हल्का स्लो हो गया आज ठंड की वजह से। ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। गाड़ी चलाना ऐसे ही बहुत दिक्कत दे रहा है। गाड़ी चला रहे हाथ पैर एकदम स्लो हो जा रहे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा हो चुका है यहाँ पारा में। IMD ने 17 से 20 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। कोहरे और ठंड के कारण यह मौसमी बदलाव मुख्य रूप से हिमाचल क्षेत्र में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण हो रहा है। मैदानी इलाकों में नमी की अधिकता और शांत हवाएं कोहरे को घना बना रही है। दिसंबर का मध्य भाग आमतौर पर उत्तर भारत में सर्दी का पीक टाइम होता है और इस बार यह पहले ही तेज हो गया है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। हालिया दिनों में यूपी के विभिन्न हिस्सों में कोहरे से ट्रिगर हुई एक्सीडेंट्स में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के कारण धीमी गति से चलना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम आम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।